कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये उस तोर ले जाना चाहते हैं, ताली थाली बजवा के ये देश में भुखमरी लाना चाहते हैं। देश में बीजेपी ने शुरू से विद्रोह कराया, इसलिए इसका नाम दिया गया बीजेपी का भारत जलाओ पार्टी। ये भारत को सिर्फ जलाती आई है। हम जनता अब कहां जाएगी जब देश का नौकर खुद को राजा समझ लेगा और आतताई फैसले सुनाएगा और अंधों में काणे राजा जैसी बात हो रही है। भक्त अंधे हैं और राजा काणे हैं और दोनों मिलकर ताली बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या तालियां बज रही हैं। क्या हुआ, एक बार मोदी जी के मुंह से निकल गया कि बैल दूध देता है। हमारे देश में बैल बहुत दूध देता है। तो भक्तों ने एकदम, जो भक्त जागरूक थे उन्होंने पूछ लिया, अरे साहब बैल कब दूध देता है? तो दूसरे भक्त ने कहा चुप हो जा, मोदी जी कह रहे हैं तो बैल दूध देता होगा। तो जो पूछता है भारत चिल्लाते थे ना, पूछता है भारत, आज उनने थूकने जैसी हरकत कर दी है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हमारे देश की। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आंदोलन का 54 दिन आज है, गतिरोध जारी है, नतीजा नहीं निकला है। 9 दौर की वार्ता के बाद केंद्र सरकार अपनी जगह अड़िग है, वहीं किसान भी पीछे हटने को राजी नहीं है। आपको बता दें, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को भी कह दिया है कि आपको जिस प्रकार से किसानों को रखना है आप रखिए। दीपक पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस के हाथ में दे दिया है कि कौन दिल्ली में जाएगा कौन नहीं जाएगा। वैसे तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से ये दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद नहीं फेंकनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा गेम नहीं हो रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंकती है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद फेंकती है। कहीं ना कहीं ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। देखिए, संवैधानिक अधिकारों का हनन इसलिए बार बार कहा जाएगा क्योंकि आप इसको लगा के देखिए, जब आरबीआई ने नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी में आरबीआई गवर्नर को आगे कहना था कि ये नोटबंदी जो है वो आरबीआई गवर्नर को आके इसकी घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन आकर करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना। तो असंवैधानिक पहला फैसला। दूसरा फैसला, ये कृषि कानून है, ये भी असंवैधानिक तरीके से पास हो गया। तो कानून में जब ये गया था सुप्रीम कोर्ट में फैसला, तो वहीं इस पे ये चर्चा होनी चाहिए थी, क्या ये फैसला संवैधानिक है या असंवैधानिक है। वहीं क्लियर हो जाता और कानून रद्द हो जाता। तो आज जो 26 जनवरी को लेकर आंदोलन को ध्वस्त करने को लेकर जो मुसीबतें और सरकार जो मकड़जाल बुन रही है, उसमें उसे उलझना नहीं पड़ता। आज सरकार मकड़जाल उलझ रही है और ये मकड़जालों में सरकार खुद उलझ जाएगी। देखिए, पूरी टीवी डिबेट्स में, जितना भी टीवी डिबेट्स चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, सब देख रहे हैं, लगातार टीवी डिबेट्स में बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, खालिस्तान। भाई, इस तरीके से आप अगर दिखाओगे तो हिंदुओं की मेंटेलिटी में आप क्या चाहते हो? कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हो, अब हिंदू और सिख के नाम पे लड़ाओगे। मतलब 2024 का क्या बीजेपी पार्टी का ये एजेंडा है क्या चुनाव जीतने का? क्योंकि अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार पर तो मुद्दे की बात तो अभी तक इन लोगों ने की नहीं है और ये नई चीज लेके आ गए हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत जा रहा है देश के लिए। देश में बीजेपी ने शुरू से विद्रोह कराया, इसलिए इसका नाम दिया गया बीजेपी का भारत जलाओ पार्टी। ये भारत को सिर्फ जलाती आई है। आज देखिए, आज गरीब के थाली में से रोटी छीनने वाली है, सब्जी छीनने वाली है, लेकिन लोग समझना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि जिस चीज का कॉर्पोरेटीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वो हमेशा महंगी हो जाती है और आम जन की पहुंच से दूर हो जाती है। यही आज खाने का करना चाह रहे हैं कृषि बिल को लाके। मुझे तो समझ में नहीं आया कि सरकार को इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि सरकार तो ये जो जिनके लिए लेके आ रही है वो तो निजी हैं, पूंजीपति लोग हैं, तो ये तो फायदा उन लोगों को होगा। सरकार को फायदा तो जब होगा जब सरकारी विभागों को बचाएगी, जब सरकारी विभागों को मजबूत करेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार टॉप 100 जो कंपनीज है ना, जो जीडीपी ग्रोथ करती है पूरे देशों में, उसमें हमारे पास 21 नंबर पे ओएनजीसी था, जिसको सरकार ने बेच दिया। इसके बाद सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेचने की तैयारी, 2022 में रेल बेचने की तैयारी है।
अभी आप देखिए क्या क्या बेचते जा रहे हैं, सारे चीजों का प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो कोरोना काल में जीडीपी जिसने ग्रोथ रखी वो थी कृषि। अब इनकी नजर कृषि पे आ गई है। तो ये कुल मिलाकर क्या है, अपने पूंजीपति साथियों को फायदा देने के लिए देश की आवाज को रौंदना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा संवैधानिक हनन तो ये है। अब बताइए देशद्रोही कौन हुआ? जिसको हमने चुनकर सरकार में बिठाया था, आज वही हमारे संविधानों का हनन कर रहा है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। हम जनता अब कहां जाएगी जब देश का नौकर खुद को राजा समझ लेगा और आतताई फैसले सुनाएगा। और अंधों में काणे राजा जैसी बात हो रही है। भक्त अंधे हैं और राजा काणे हैं और दोनों मिलकर ताली बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या तालियां बज रही हैं देश के अंदर। अभी मैं आपको अंध भक्तों की एक जबरदस्त एक किस्सा सुनाऊंगा छोटा सा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि अंध भक्ति किस तरीके से चल रही है। क्या हुआ, एक बार मोदी जी के मुंह से निकल गया कि बैल दूध देता है। हमारे देश में बैल बहुत दूध देता है। तो भक्तों ने एकदम, जो भक्त जागरूक थे उन्होंने पूछ लिया, अरे साहब बैल कब दूध देता है? तो दूसरे भक्त ने कहा चुप हो जा, मोदी जी कह रहे हैं तो बैल दूध देता होगा। और ऐसा कहने पर भक्तों ने अब बैल को दूध देने के लिए सिद्ध करना शुरू किया। और मोदी जी खड़े हुए भरी सभा में और कहते हैं, बहनों भाइयों बताओ गाय चारा खाती है कि नहीं खाती? उन्होंने कहा खाती है। उन्होंने कहा बहनों भाइयों बताओ बैल चारा खाता है कि नहीं खाता? कहले खाता है। फिर उन्होंने कहा बहनों भाइयों बताओ हमारी गाय भूसा खाती है कि नहीं खाती? कहले खाती है। कहले बहनों भाइयों बताओ बैल भूसा खाता है कि नहीं खाता? कहले खाता है। कहले बताओ गाय दूध देती है कि नहीं देती? कहले देती है। तो बताओ बहनों भाइयों बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तब से भक्त लगे बैल का दूध निकालने के लिए। ये वो स्थिति है अंधभक्तों की। आज हमारी देश की जनता को चूस रहे हैं ये अंधभक्त, उस तरीके से काम कर रहे हैं। ये उस बैल से दूध निकलवाने वाले हैं, मतलब पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की जनता का खून चूस रहे हैं। और आज इनको ये नहीं पता देश की महंगाई चरम पर जा रही है और ये धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, ये जात के नाम पे लड़ा रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, अच्छे भारत का नजारा देखना है ना तो आंदोलन में आ जाइए। गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको बचना है तो आपको गोदी मीडिया चैनल बंद करने होंगे। नाम लेता हूं, जी न्यूज, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, आज तक, एबीपी, ये सारे चैनल बंद कर दीजिए। और सच्चाई देखना है तो थोड़ा सा अच्छे चैनलों पे आ जाइए जहां पर फेक न्यूज से बचा जा सके। क्योंकि आपके जो पूछता है भारत चिल्लाते थे ना, पूछता है भारत, आज उनने थूकने जैसी हरकत कर दी है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हमारे देश की। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदने की बात कर दी, हमने तो नहीं कहा, लेकिन अर्णब गोस्वामी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद लेंगे हम अपने सीईओ से। तो बताइए देश का लोकतंत्र ढांचा कहां चला गया? कृषि कानूनों को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें से 2 लोग खुद बाहर हो गए, जिसमें से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह मान जो हैं वो इसीलिए बाहर हुए कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। ना, ये सब बातें हैं, उनका ईमान जाग गया, जमीर जाग गया। जो लोग बिके थे उनको लग गया कि देश के संग धोखा है, वो लोग खुद कमेटी से बाहर हो गए। और अभी भी 4 लोग जो कमेटी में लिए थे उसको 3 तो पहले से ही उस बिल के समर्थन में थे। अच्छा हुआ ना 2 लोग बाहर हो गए, सरकार की आंखें खुल रही है। मैं वही तो कह रहा हूं कि सरकार अभी तक सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में काम करवाती आई है। तभी मैं कहता हूं कानून की पवित्रता वहां तक होगी जहां तक वो लोगों की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके। अगर कानून लोगों की अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसे कानून को जनता नकार देगी। तो इसलिए देश को चाहिए, निजीकरण से देश को बचाइए, खाने का कॉर्पोरेटीकरण मत होने दीजिए। नहीं तो होगा क्या, आपको ठेले पर जो सब्जियां मिलती है ना वो नहीं मिलेंगी, आपको मॉलों में जाना पड़ेगा और मॉलों में मिलने वाली सब्जी आप और हमारी जेब की पहुंच में नहीं होगी। विगत 6 वर्षों में महंगाई ने अपना आसमान छू दिया। और पता है आपको, आमदनी लोगों की 2 गज जमीन के नीचे उतर गई है। ये स्थिति देश में है। आज लोगों के पास खाने नहीं है, पैसा नहीं है। आज जो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जाके सीजिंग के नाम पर छोटे छोटे फैक्ट्रियां सील करा दी। जो बाहर से मजदूर आया था, काम करता था, वो अपने घर को लौट गया। घर पे उसके पास खेती नहीं है, अब वो क्या करेगा, कहाँ खाएगा, क्या करेगा? फिर आदमी कहेगा कि भाई देशभक्ति दिखाओ। तो ऐसे देशभक्ति दिखाने वालों को मैं कह दूं, फिर जो गद्दार कहेंगे ऐसे लोगों को, उनको भी बता दूं कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों,
भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये उस दौर ले जाना चाहते हैं, ताली थाली बजवा के ये देश में भुखमरी लाना चाहते हैं। ये देश को मेन मुद्दों से डाइवर्ट करते आए, आज तक मोदी यही तो करते आए हैं। और करा क्या है इनने? तभी तो मैं इनके व्यक्तिगत जीवन पर भी सवाल उठा लेता हूं। लेकिन आज मैं चाहूंगा, गंभीर मामला चल रहा है 26 जनवरी को, जो मुझे दिख रहा है ना, वो मुझे बहुत बुरा दिख रहा है। ये मोदी ना हर हद तक जाएगा। कृषि कानून को वापस ना लेने के लिए ये आंदोलन को हर तरीके से गलत करना चाहता है, हिंसा फैलाना चाहता है। और अगर ऐसी हिंसा भड़की तो इसकी जवाबदार खुद सरकार और मोदी सरकार होगी। 26 जनवरी की आपने बात करी, परंतु अब दिल्ली पुलिस के हाथ में निर्णय सौंप दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप देखिए कौन दिल्ली में आएगा, और सीमा भी निर्धारित कर दी है कि आप ट्रैक्टर रैली जो है वो कहां तक कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे फिर? देखिए, इस विषय में कमेटी जैसा निर्णय लेगी ना, हम कमेटी के साथ रहेंगे। कारण क्या है कि ये मेरा खुद का निजी फैसला नहीं हो सकता, ये पूरी कमेटी का फैसला होता है। और कमेटी ने जैसा भी डिसाइड करके रखा है 26 जनवरी की रैली का, वो जैसे भी होगी, जैसा भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा, हम उसी मार्गदर्शन पर काम करेंगे। अपनी तरफ से मैं इसमें कोई भी शब्द नहीं जोड़ना चाहूंगा। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। तो यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि हमारे जो राज्य के किसान हैं वो बेहद खुश हैं, हम तो उन्हें 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, उसी में ही खुश हैं वो तो। देखो, जो आज के टाइम में हो क्या गया है, वो व्यक्ति सलाह दे रहा है जो अपने खुद के जीवन का निर्धारण नहीं कर पाया कि उसको कहाँ होना चाहिए था। योगी की जगह मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं होना चाहिए थी, योगी की जगह तो किसी मंदिर और मठ में होनी चाहिए थी। जब वो मठ मंदिर छोड़कर मुख्यमंत्री बनाए, वो हमें क्या सलाह देगा? और वो क्या जाने किसानी के बारे में, उसने कभी किसानी की है क्या? वो तो लोगों के दान पे पला बड़ा है, तो वो क्या जाने। जिस गांव चला गया, उस गांव से एक अनाज बोरी की मिल जाती थी उसे, और आज वो हमें सबक सिखा रहा है। वो किसान को बता रहा है कि उन्हें 2000 मिल गए। 2000 में आता क्या है भाई? हम कहते हैं ना, 64 लाख करोड़ जो कॉर्पोरेट के माफ करे, वही सिर्फ वापस ले लो। इस देश के किसान की जेब में 2-2 लाख रुपए आ जाएंगे, और हम देंगे फिर इसके बाद 50-50 हजार रुपए योगी और आदित्यनाथ ऐसे सभी लोगों को। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में अभी किसानों ने यह बोल दिया है, बयान दे दिया है कि हम तब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जब तक आप कृषि कानून वापस नहीं ले लेते। वैसे तो कोरोना की वैक्सीन क्या है, मैं आपको बताऊं, ये कोरोना एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैम है। इसकी वैक्सीन किसी को ही नहीं लगवानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। मैं अपनी निजी कह रहा हूं, किसी का पता हो ना पता हो, मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं हो, ना मुझे कोरोना होने वाला। ये मैं जानता हूं, क्योंकि कोरोना की रिपोर्ट कितनी गलत आई है ये सब जानते हैं। कोरोना के नाम पर जो ये काला कानून लाना चाहते थे, वो ये ले आए चोरी छुपे, असंवैधानिक तरीके से इनने वो काम कर लिया। अब कोरोना क्या है, देखो, जनसंख्या नियंत्रण पूरे देश में नहीं हो पा रहे थे और विदेश में भी नहीं हो पा रहा था। इंटरनेशनल बैठकर एक स्कैम करा गया, कोरोना वायरस छोड़ा गया, जिससे जितने लोग मरने थे वो मर चुके। इसके बाद जो लोग बचे हैं उनको ये वैक्सीन लगाकर नपुंसक बना देंगे, और वैक्सीन लग के जब नपुंसक हो जाएगा तो लगा किसको रहे? गरीब को। किसी अमीर को अभी तक वैक्सीन लगाई क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से शुरुआत की क्या वैक्सीन की? गरीब के नाम पर उसको वैक्सीन लगा देंगे, तो गरीब भी तो ये हटा नहीं पाए, गरीब को जरूर मिटा देंगे, क्योंकि आगे से उसके बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे और अमीर अपने बच्चे पैदा करते रहेंगे। इस देश में पूंजीपतियों का एक छत्र राज चाहते हैं मोदी जी। जिस पूंजीवाद के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी ना, ये उसी पूंजीवादी स्थिति में देश को खड़ा कर रहे हैं, और चंद 2 लोगों के हाथ में ये पूरी संपत्ति देश की देना चाहते हैं। तो बताइए, बाकी फिर हम लोग क्या करेंगे? आत्महत्याएं करेंगे? फिर तो विद्रोह होगा ना। माओ में भी ऐसे ही हुआ था, नक्सल भी ऐसे ही बने थे। जब लोगों का हक छीना जाता है तो लोग बागी भी ऐसे ही बनते हैं। डाकू नहीं होते, डाकू तो संसद में बैठे हैं। जो लोग विद्रोह करते हैं वो बागी कहलाते हैं। हम लोग तो फिर बागी बनेंगे ना, फिर क्या कर पाएंगे बताइए।